ये वही आदमी था जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार था तमिलनाडु में। लोग कहते थे साउथ का कमबैक टाइगर। आईपीएस ऑफिसर जिसने अपनी वर्दी छोड़ी, कमल का फूल उठाया और प्रॉमिस किया कि तमिलनाडु को बदल देगा। 5 जून 2026 को वो चला गया। तो बीजेपी के अंदर आखिर हुआ क्या? और क्या यही है तमिलनाडु में बीजेपी का खत्म की शुरुआत? इसका वीडियो को ना एंड तक देखो, जब आप सच सुनोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे। कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले साउथ इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टोरी के बारे में। अन्नामलाई, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, फॉर्मर तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट, तमिलनाडु के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेता। इन्होंने ऑफिशियली बीजेपी से रिजाइन कर दिया है। 5 जून 2026 को बीजेपी ने उनका रेजिग्नेशन को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ही घंटों बाद अन्नामलाई ने एक ब्रांड न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट अनाउंस किया। उनका ब्रांड का नाम था अन्नामलाई मक्कल यानी कि AMI, जिसका टैगलाइन है वी द लीडर। ये वाला कहानी है ना एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक आदमी का कहानी नहीं है। ये कहानी है कि इनके हटने से तमिलनाडु के पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ने वाला है। चलो शुरू करते सीधा पॉइंट से। सारे कुछ जानने के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। पहले हम लोग थोड़ा इनका बैकग्राउंड को समझते हैं, फिर हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। अन्नामलाई कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आए हैं। आईपीएस ऑफिसर थे और अपनी सीधी बातों और दबंग स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। 2018 में इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। जब ये वापस आए तो कुछ बदल गया था इनके अंदर। उसके बाद वो आईपीएस छोड़ देते हैं। पहले आप ये वाला पॉइंट सुनो, बीजेपी का पॉइंट सुनने से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रजनीकांत की पार्टी के लिए पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट के रूप में तैयार किया जा रहा था। वो पार्टी जो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। उसके बाद अगस्त 2020 में इन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए और सिर्फ 10 महीने बाद तमिलनाडु बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया। अगर एक सच बात बताएं, पॉलिटिक्स में ऐसा राइज ना काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले वो 3 चीज के बारे में बात करने वाले जो कि इनके अंदर खास। सबसे पहला और बेस्ट चीज ये था ना कि इनका करियर ना पॉलिटिशियन नहीं था। ये आउटसाइडर एनर्जी डायनेस्टी पॉलिटिक्स से थक चुकी थी। और दूसरा चीज ये था, इन्होंने बीजेपी का झंडा पूरा तमिलनाडु के सारे 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के गए अपनी फेमस एन मक्कल यात्रा के जरिए। तीसरा चीज ये था ना इनके अंदर की काफी ज्यादा फियरलेस अटैक करते थे। डीएमके, AIDMK, उनके नेता, उनके आइकन कुछ नहीं छोड़ते थे। बीजेपी को ऐसा लगना शुरू हो चुका था कि जैसा उनको तमिलनाडु में एक आदमी चाहिए था वैसा आदमी उनको मिल चुका है। और अब यहाँ से स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही ज्यादा। अन्नामलाई की पूरी स्ट्रेटेजी एक सॉलिड आइडिया पे खड़ी थी। बीजेपी को तमिलनाडु में अकेला लड़ना चाहिए, द्रविडियन पार्टी का सहारा नहीं। उनका ऐसा मानना था और वो ऐसा पब्लिकली भी कहे थे। बीजेपी तभी तमिलनाडु में जेन्युइनली अल्टरनेटिव बन सकता है जब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी और अपनी खुद का वोट बैंक बनाए। ये सारा प्लान तो इनका था, लेकिन जो दिल्ली में जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे ना बीजेपी का, उनका प्लान कुछ और ही था। ऐसा डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन के वजह से ना तमिलनाडु का पूरा पॉलिटिक्स में ना पूरा बदलाव आ जाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह ये अनाउंस कर देते हैं कि बीजेपी AIADMK के साथ फिर से अलायंस करेगी 2026 असेंबली इलेक्शन के लिए। 19 महीने बाद ब्रेकअप। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अन्नामलाई को ना स्टेट चीफ की कुर्सी से पहले ही हटा दिया गया। ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले उनकी जगह पे नागेंद्र जी को लाया गया। क्यों नागेंद्र? इसके पीछे ना 2 रीजन। सबसे पहला ये था कि उनकी AIAMDMK की दुनिया की रूप इसके अलायंस के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थी। दूसरा कारण ये था कि EPS और अन्नामलाई ना दोनों ग्राउंड कम्युनिटी से पॉलिटिक्स में किसी एक को जाना था। और अन्नामलाई ना ये खुद रिवील करते हैं कि उन्होंने बीजेपी लीडरशिप को ना दिसंबर 4, 2025 को ही बता दिया था कि उनको ना बीजेपी से रिजाइन करना है। 7 महीना पहले जब ये एक्चुअली में हुआ था। और ये भी बताते हैं कि इनको पार्टी कहता है पहले आप इलेक्शन को खत्म करो, उसके बाद आप रेजिग्नेशन करो। रुको, आप एक चीज गौर किए, वही आदमी रिजाइन कर रहा है जिसके बदौलत बीजेपी वहां पे जीतने का राह देख रहा था। वो आदमी जिसे पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए यूज कर रही थी, इतना ही यूजफुल रहने दिया जितना जरूरी था। बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही तो बोला जाता है कि ये पॉलिटिक्स है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। और पॉलिटिक्स में ना कोई भी कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता। आप वो पार्टी का सबसे मेन आदमी हो, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ेगा ना तो आपको भी निकाल सकते बस जीतने के लिए। तो आप बात करते हैं वो चीज के बारे में जो कि सबके मुंह पे है। 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट। बीजेपी और AIAMDMK NDA अलायंस एक बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन में उतरी। बीजेपी 234 सीट में से केवल 27 सीट पे ही लड़ रही और AIADMK ने 178 सीट पे लड़ रही थी। लेकिन तमिलनाडु के वोटर्स के मन में ना कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसी वेव आ रही थी जो कि कोई भी प्रिडिक्ट भी नहीं किया था। एक्टर विजय की TVK पार्टी जो कि अकेले 233 सीट पे लड़ रही थी। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये था ना कि कोई भी बड़ा अलायंस नहीं था और कोई भी पॉलिटिशियन का कंधा नहीं था। विजय थालापति और उनका एक मूवमेंट। उसके बाद जब तमिलनाडु में रिजल्ट आता है ना 2026 के असेंबली इलेक्शन का, TVK पार्टी ने 59 सालों की जो पार्टी डोमिनेंस थी ना उसको तोड़ देती है। 108 सीट के साथ अपने पावर में आ जाती है। यहाँ पे NDA एकदम स्वीप हो गई। ये सिर्फ बीजेपी का हार नहीं था, तमिलनाडु के वोटर्स का एकदम क्लियर मैसेज हमें कुछ नया चाहिए और वो नया बीजेपी नहीं था। तो सालों की रैलीज, यात्रा और मेहनत के बाद वही अलायंस स्ट्रेटेजी जिन्हें अन्नामलाई ने विरोध किया था। और ये चीज ना एकदम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देता है जो कि उन्होंने वॉर्न किया था। और ये चीज ना काफी ज्यादा आयरनी है ना मेरे भाई। इसका बोला जाता है ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और कभी कभी पॉलिटिक्स में ना ज्यादा तेज बनना में ना भारी पड़ जाता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको जरूर मजा आ रहा होगा। इसका मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। उसके बाद
बाद 2 जून 2026 को एनएमएलए ने फॉर्मली अपना रेजिग्नेशन लेटर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन को दिए। उन्होंने इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबिलिटीज मांगी। ये वाले लेटर को ना ऑफिशियली 5 जून को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके कुछ ही घंटों बाद ना एक लाइव स्ट्रीम आता है जिसको लाखों लोग देखते हैं। एनएमएलए ने वही अनाउंसमेंट किया जिसको सुन करके ना पूरा तमिलनाडु हिला दिया। वो एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं और उसका नाम है एएमआई, जिसका टैगलाइन था वी द लीडर। उसका मैसेज एकदम साफ, गवर्नेंस रिफॉर्म, यूथ इंपावरमेंट, करप्शन के खिलाफ लड़ाई। ना डीएमके, ना एआईडीएमके और ना बीजेपी। और जब वो अलविदा ले रहे थे ना बीजेपी, एनएमएलए ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का वो बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और वो पार्टी को शुक्रिया अदा करते हैं जब वो निकलने लगते हैं। और ये काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक था, प्रोफेशनल था, बिल्कुल पीआर रेडी। लाइन के पीछे पढ़ो, पीछे छुपी थी 18 महीने की स्ट्रेटेजी डिसएग्रीमेंट, अलायंस के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, सवाल के बारे में कि तमिलनाडु के राइट लर्निंग वोटर्स को कौन लीड करेगा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक बात बताते हैं कि तमिलनाडु में न कभी भी बीजेपी का सरकार बना ही नहीं है, कभी भी नहीं। 2021 में बीजेपी सिर्फ 4 सीट जीती, 3% वोट शेयर के साथ। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने तमिलनाडु में 0 सीट जीती और 2026 में एआईडीएमके के साथ अलायंस के बाद भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या है बीजेपी के लिए कि तमिलनाडु को कभी जीत ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि बीजेपी की इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे पहला द्रविडियन आइडेंटिटी। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स 70 सालों से आइडियोलॉजी पे, सोशल जस्टिस मूवमेंट, तमिल भाषा और संस्कृति की गहराई, प्राइड पे चल रहा है। बीजेपी का हिंदू नेशनलिटी ब्रांड नेचुरली यहाँ पे फिट नहीं होता। दूसरा रीजन जो कि बहुत ही मेन रीजन है, भाषा की राजनीति थोपने की कोशिश ने तमिल की रेसिडेंसी को न जागृत किया है। जब भी दिल्ली सेंट्रल पॉलिटिक्स ज्यादा लाउड होती है, तमिलनाडु पुश बैक करता है और बहुत ही स्ट्रांगली करता है। तीसरा रीजन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन, लोकल वर्सेस नेशनल। तमिल वोटर स्टेट इलेक्शन में ना लोकल चीजों को देखते हैं, जैसे कि फ्री स्कीम्स, जाति की बराबरी, लोकल नेता। दिल्ली में बना हुआ ब्रांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम नहीं करता और एनएमएलए ना ये चीज को समझते थे और उनके पास ना इस चीज का सॉल्यूशन भी था। ऐसा बीजेपी बनो जो तमिल फील करे, जैसे कि करप्शन के खिलाफ एग्रेसिव को फोकस करना। ये सही था या गलत, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में ना ये चीज एकदम बिल्कुल भी जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं, अलायंस के लिए एनएमएलए को ही साइड कर देते हैं। यहाँ पे होता क्या है ना, बीजेपी ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जगह पे ना शॉर्ट टर्म मैच चुना। बीजेपी को लगता है कि ये उनका काफी अच्छा मूव है, लेकिन ये सारा कुछ ना वोटर्स ना नोट कर रहे थे, वोटर्स ना जवाब देने का बस वेट कर रहे थे और रिजल्ट के दिन बीजेपी को खुद का खुद जवाब मिल गया। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बीजेपी अलायंस के लिए इनको साइड किए, ये सही कर रहे थे या गलत। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं, एनएमएलए ने अनाउंस किया है कि एएमआई एक पीपल मूवमेंट की तरह काम करेगा, ग्रास रूट से जोड़ना, गवर्नेंस रिफॉर्म पे फोकस, एंटी करप्शन मैसेज। इनका प्लान काफी ज्यादा सिंपल है, पहले मूवमेंट बनाओ, फिर फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करो, उसके बाद एजीएलआई तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन लड़ो। क्या ये चीज सक्सेस करेगी तो उसके पीछे ना ये 3 चीज इसको डिसाइड कर सकता है। पहला चीज ये है कि क्या वो एक अपना पर्सनल ब्रांड को एक ऑर्गेनाइजेशनल फोर्स में बदल सकते हैं। ये बात तो है कि एनएमएलए में ना एनर्जी है, एनर्जी बिना स्ट्रक्चर के तमिलनाडु में जल्दी फायदा हो जाती है। दूसरा चीज ये है कि क्या पॉलिटिकल स्पेस वहाँ पे एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। वीके ने ये प्रूव कर दिया है कि तमिल वोटर अल्टरनेटिव के लिए भूखी है, एनएमएलए के लिए एक टेलविंड है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या वो बिना नेशनल बैकिंग के जीत सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसोर्स नहीं है, बीजेपी मशीनरी नहीं है, स्क्रैच से बना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आईपीएस वर्दी छोड़ी पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करने के लिए। ये बात बिल्कुल सच है कि ना रिस्क से एनएमएलए कभी भी नहीं भागते। तो आखिर में यही सवाल आता है कि एनएमएलए का बीजेपी से जाना सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं है, यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर का एक नया शुरुआत। शायद ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ना एक नया कहानी की शुरुआत भी हो सकती है यहाँ से, जहाँ पे पुराना चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए एक एक्टर नहीं होगा स्क्रीन पे, बल्कि एक पुराना कॉप भी होगा सबको साबित करने के लिए। और एट लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु का पॉलिटिक्स ना कभी भी इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहा है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपको लगता है कि एनएमएलए का जो नया मूवमेंट है वो उनके लिए सक्सेस करेगा या फिर ये चीज इनका पॉलिटिकल करियर का द एंड करने वाला है। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो को देखे हैं तो।